हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर कपिल धवन। तो आज हम जानेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर कैसे बना जाता है। इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। इसके अलावा हम जानेंगे कि इसके फॉर्म कब कब निकलते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे इसमें कि इसका जो सिलेबस है वो क्या है, क्या वो हर एग्ज़ाम में चेंज होता है, इसके फॉर्म जब निकलते हैं तो कितने अंतराल से निकलते हैं, और साथ में हम ये जानेंगे थोड़ा मोटिवेशन के लिए कि इसका सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, एग्जैक्ट सैलरी कितनी आती है इसकी, और ग्रेड पे क्या है इसकी। ठीक है, थोड़ा मैं आपको यहीं पर बता दूं कि ये एक पूरे इंडिया की सबसे हाईएस्ट पे ग्रेड वाली जॉब है, जिसकी ग्रेड पे कितनी होती है, 6000। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं अपन कि इसकी कौन कौन सी क्वालिफिकेशन है और कौन कौन से एग्जाम हमें देने होते हैं, एग्जाम पैटर्न वगैरह, ये सारी चीज़ें अपन डिटेल में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके, तो थोड़ा समझना ध्यान से इसको। देखो, अभी मैंने एक दिन पहले ही मैंने आपको भी ये बताया था कि केमिस्ट्री में कौन कौन से स्कोप्स होते हैं। ठीक है, तो केमिस्ट्री में स्कोप्स के बारे में मैंने बताया था। मैंने आपको बोला था कि ये कुछ जॉब्स होती हैं जो टीचिंग जॉब होती हैं, और कुछ जॉब होती हैं जो कि नॉन टीचिंग जॉब होती हैं। ठीक है, जैसे कि असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल लेक्चरर, पीजीटी लेक्चरर, और बाकी की जो जॉब्स हैं सारी की सारी कौन सी हैं, नॉन टीचिंग पोस्ट। अगर आपको पूरे स्कोप्स के बारे में जानना है, करियर के बारे में जानना है, तो आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं प्रॉपर। ठीक है, उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो, साथ ही मैंने आपको बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में फुल डिटेल नहीं थी, तो आज मैं फुल डिटेल लेकर आया हूँ इसके बारे में कम्प्लीटली। स्कूल लेक्चरर के बारे में मैंने आपको बताया था, पीजीटी लेक्चरर के बारे में बताया था। तो आज मैं अपना टाइम ज़्यादा खराब ना करते हुए मैं सीधे आता हूँ कहाँ पर, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कि कॉलेज प्रोफेसर कैसे बने। देखो, सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब आप लगते हो तो किसी पीएससी के थ्रू लगते हो। मतलब पीएससी मतलब हर स्टेट की अपनी एक पीएससी होती है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उसके थ्रू आप लगते हो। ठीक है, अब इसके लिए कौन कौन सी क्वालिफिकेशन की जरूरत रहती है, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आपके पास यूजी पीजी तो होनी चाहिए। यूजी यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन। अब ये देखो, ये चाहे आपके पास बीए हो सकता है, ये बीएससी हो सकती है, या फिर आपके पास इसमें बीकॉम हो सकता है। ये किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है। जैसे मैं केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ हाड़ा रानी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में सलूम्बर में। तो मैंने क्या हुआ है, मैंने बीएससी की हुई है, मैंने बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है। ठीक है, तो आपको पास ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए। साथ में पीजी पीजी आपके पास किसी न किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होनी चाहिए। मतलब भाई, जो ग्रेजुएशन होती है, यूजी होती है, वो तो आपके पास 3 सब्जेक्ट में होती है। सही है, 3 सब्जेक्ट में होती है। अगर कोई मैथ्स बैकग्राउंड से है तो पीसीएम आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और अगर कोई बायो बैकग्राउंड से है तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री। उसी तरीके से बीए में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं, बीके में भी 3 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन अगर आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, स्नातकोत्तर कर रहे हो, तो उस केस में आपको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट से करना पड़ेगा। जैसे मैंने केमिस्ट्री से क्या किया हुआ है, मैंने केमिस्ट्री से एमएससी की हुई है। ठीक है, इसलिए इस तरीके से आपके पास यूजी और पीजी डिग्री तो होनी चाहिए कम से कम। ये तो हो गया। अब है इसके बाद नेक्स्ट जो आता है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जिसका नाम होता है नेट। क्या होता है? नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या नाम होता है इसका? नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये एग्जाम फाइट होना चाहिए आपका। ये नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, और ये हर साल ये 6 महीने में होता ही है। ठीक है, मतलब एक साल में कितना होता है, ये 2 बार होता है। एक साल में 2 बार होता है, ध्यान रखना, ये 2 बार। क्यों? क्योंकि ये मान के चलना आप कि नेट का जो एग्जाम होगा 2 बार होगा ये, और इसको CSIR यूजीसी कंडक्ट कराती है। ठीक है, हालांकि अभी इसको एनटीए कराने लग गया, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इसको इस एग्जाम कंडक्ट कराता है। नेट के अलावा नेट जो होता है वो पूरे के पूरे स्टेट, इंडिया के जितने भी स्टेट हैं उन सभी में एलिजिबल होते हैं आप इसके लिए। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। लेकिन सेट की बात करें, सेट केवल और केवल उसी स्टेट का होता है जहां पर वो एग्जाम हो रहा है। सेट का मतलब भी क्या है? स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जैसे आपने अगर राजस्थान से हो, जैसे मैं राजस्थान से हूं, तो मैं राजस्थान की बात ज़्यादा करूंगा। ये मान के चलिए कि अगर राजस्थान में सेट का एग्जाम हो रहा है, तो आप राजस्थान स्टेट में ही केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए एलिजिबल हो, बाकी नहीं हो। जैसे आप हरियाणा जाओगे तो वहाँ पर सेट, आपका जो राजस्थान से सेट है वो मान्य नहीं होगा। लेकिन आपने नेट का एग्जाम फाइट किया हुआ है, तो आप किसी भी स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। मैंने खुद ने देखा है, एक कैंडिडेट आया था जब मेरा आरपीएससी का इंटरव्यू था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तब मैंने देखा था वहाँ पर कि एक एमपी जो अपना मध्य प्रदेश स्टेट है इंडिया का, यहाँ से एक कैंडिडेट आया हुआ था, उसने एमपी का सेट उसका फाइट था, मतलब वो क्लियर था एकदम। लेकिन जब वो यहाँ पर आया तो उसको वहाँ से बाहर कर दिया, उसको इंटरव्यू नहीं देने दिया। तो क्यों नहीं देने दिया? रीज़न यही था कि उसके पीछे कि उसके पास नेट का सर्टिफिकेट नहीं था, सेट का था, लेकिन सेट एमपी का था। अगर राजस्थान से सेट होता तो आरपीएससी उनको अलाउ कर देती। ठीक है, तो नेट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, नेट फाइट होना चाहिए, या फिर सेट होना चाहिए उस स्टेट का जिस स्टेट में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, साथ ही
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कोई कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तो आपके पास यूजी, पीजी और नेट, बस ये चाहिए आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास यूजी, पीजी, नेट के अलावा पीएचडी भी होनी चाहिए। ये अब मैंडेटरी कर दिया। पहले तो क्या था, पहले यूँ था कि अगर आपके पास नेट है कोई दिक्कत नहीं है, आप इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद आप मतलब पीएचडी बाद में भी कर सकते हो। लेकिन अब तो यूँ कर दिया यूनिवर्सिटीज़ में कि आपके पास पीएचडी पहले से ही होनी चाहिए। यूनिवर्सिटी में अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो पीएचडी मैंडेटरी हो गया, जबकि इसमें नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें ये अभी चीज़ एलिजिबल, अभी अप्लाई नहीं किया, इसको मैंडेटरी नहीं करा कि भाई पीएचडी होनी चाहिए। क्लियर है? तो ध्यान रखना, यूजी, पीजी, नेट ये तो है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, यूजी, पीजी, नेट और साथ में पीएचडी ये किसके लिए है? यूनिवर्सिटीज़ के लिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो कौन कौन से एग्जाम होते हैं इसके बारे में और जानना है हमको, कि जब आपने ये तो कर लिया, आपने यूजी कर ली, आपने पीजी कर ली, आपने नेट फाइट कर लिया, अब आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो अब क्या करोगे आप? ऐसा नहीं है कि आपने यूजी, पीजी करी, नेट फाइट हो गया, भैया अब तो हम असिस्टेंट प्रोफेसर इजीली बन जाएंगे, हम कहीं पर अप्लाई करेंगे हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद भी आपको एग्जाम देने होते हैं। आप जिस स्टेट में रह रहे हो और वहाँ पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो तो उस स्टेट की पीएससी होती है। अपने जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान की कौन है? आरपीएससी। राजस्थान की कौन है? आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ये है अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग। तो ये लोक सेवा आयोग जो है राजस्थान का, ये क्या कराता है? खुद एग्जाम कराता है। ये वैकेंसी निकालेगा, ये हर 2 साल में 3 साल में ऐसे वैकेंसी निकालते हैं आरपीएससी, ठीक है। अब ये एग्जाम जो कराते हैं, अब इसका एग्जाम का पैटर्न क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। ये लिखा हुआ है एग्जाम पैटर्न, और कौन कौन से एग्जाम होते हैं इसके बारे में मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। देखिए टोटल 3 एग्जाम होते हैं। कितने एग्जाम होते हैं? 3 कौन कौन से होते हैं? तो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। अब पेपर 1 क्या है, पेपर 2 क्या है, पेपर 3 क्या है? ये दोनों पेपर तो कैसे होते हैं? सब्जेक्टिव होते हैं। ये दोनों पेपर जो हैं ये कैसे होते हैं? ये होते हैं भैया सब्जेक्टिव। मतलब जिस सब्जेक्ट से आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सब्जेक्ट के पेपर होंगे ये। जैसे मैं केमिस्ट्री से असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, तो मैंने केमिस्ट्री से अप्लाई किया था, तो 2 पेपर, केमिस्ट्री फर्स्ट और केमिस्ट्री सेकंड, ये एग्जाम, इनका एग्जाम होता है, ये आते हैं एग्जाम में, ठीक है। और हर दोनों पेपरों में 15-15 यूनिट होती हैं, मतलब जो उनके सिलेबस है उसमें 15-15 यूनिट होती हैं। अब वो अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग है। मैं तो आपको केमिस्ट्री का बता रहा हूँ अभी। तो 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, और ये सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर 1 एंड सब्जेक्टिव पेपर 2। और इसकी खास बात क्या है कि ये दोनों एक ही दिन होते हैं, ये दोनों एक ही दिन में होंगे और 3-3 घंटे के होते हैं। जैसे जब मैंने आरपीएससी का एग्जाम दिया था तो पेपर 1 जो था ये हुआ था सुबह 9 से 12। कब हुआ था? ये सुबह 9 से 12 बजे तक, मॉर्निंग में, ये वाला पेपर। और ये जो पेपर सेकंड है ये हुआ था मेरा, हाँ जी, 2 से 5, 2 बजे से लेकर 5 बजे तक हुआ था ये वाला पेपर मेरा। और दोनों के दोनों सेम डे को हुए थे। जो सब्जेक्टिव पेपर होता है वो उस सब्जेक्ट के दिन ही होता है जिस दिन आरपीएससी ने बोला गया है, जो टाइम टेबल दिया है, लेकिन दोनों पेपर सेम डे को होते हैं ये, ठीक है। केवल 2 घंटे का गैप आता है बीच में, ये क्लियर है। तो ये मॉर्निंग में होता है और ये नून में होता है ये वाला पेपर। लेकिन ये जो पेपर 3 है, ये पेपर 3 सेम डे नहीं होता, ये अलग होता है। और ये कॉमन पेपर है। ये क्या है? एक कॉमन पेपर है जो सबके होगा। अब चाहे वो हिस्ट्री से एपी के लिए अप्लाई किया हो, ज्योग्राफी से किया हो, पॉलिटिकल साइंस से किया हो, या फिर कॉमर्स का कोई भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, बॉटनी है, जूलॉजी है, किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया हो, ये जीके वाला पेपर जो होता है, जनरल नॉलेज वाला, ये सबके सेम होता है। ये पेपर 3 है, ठीक है, ये सबके सेम होता है। बाकी पेपर 1 और पेपर 2 ये दोनों अलग अलग होते हैं, सब्जेक्टिव पेपर होते हैं, सॉरी ये दोनों सब्जेक्ट के पेपर होते हैं ये, ठीक है। और दोनों के दोनों क्या होते हैं? 3-3 घंटे के होते हैं। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये एक ही दिन होगा, ध्यान रखना। ये तो हो गए कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन कौन से एग्जाम होते हैं। 3 एग्जाम होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 और 2 होते हैं सब्जेक्ट के पेपर होते हैं, एमसीक्यूज वगैरह आते हैं इसमें, ठीक है। जैसे ये पेपर 1 में जो थे मेरे कितने सवाल आए थे? 150 क्वेश्चन आए थे इसमें। कितने क्वेश्चन आए थे? 150 क्वेश्चन। और इसमें भी कितने आए थे? 150 क्वेश्चन। मैं आरपीएससी की बात कर रहा हूँ, राजस्थान से, ठीक है। 150 क्वेश्चन आए थे। एक क्वेश्चन जो होता है वो हाफ मार्क्स का होता है, मतलब पेपर 1 जो होता है वो 75 मार्क्स का हो गया। कितने मार्क्स का हो गया? 75 मार्क्स। और ये वाला जो पेपर सेकंड है ये भी कितने का हो गया? 75 मार्क्स का। मतलब ये 2 पेपर हैं 75 के होते हैं। और पेपर 3 जो होता है ये होता है 50 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होता है ये? 50 मार्क्स। 50 नंबर का होता है पेपर 3, 75 नंबर का होता है पेपर 2, 75 नंबर का होता है पेपर 1। तो ये इस तरीके से टोटल जो है ये 200 नंबर का एग्जाम होता है। कितने नंबर का होता है? 200 मार्क्स का ये आपके एग्जाम होता है। कौन सा? ये वाला असिस्टेंट प्रोफेसर का। और फिर इसके बाद जब आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो, आपके पास इंटरव्यू कॉल आता है। आपने एग्जाम दिया, एग्जाम में आप पास हो गए, उसके बाद आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा। इंटरव्यू कॉल 3 गुना से लेकर 5-6 गुना तक हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अगर सीट, सपोज दैट की सीट है 50
तो ये 150 कैंडिडेट भी बुला सकते हैं, 200 भी बुला सकते हैं, 250 बुला सकते हैं। इस तरीके से ये इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, मतलब कम से कम 3 गुना तो बुलाते ही हैं ये, ठीक है, हो गया। और 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। कितने मार्क्स का होता है इंटरव्यू? 24 मार्क्स का क्या होता है भैया? इंटरव्यू होता है। ये लो, ये इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं इधर, इंटरव्यू, क्लियर। 200 नंबर का पेपर होता है जिसमें 75 के 2 सब्जेक्टिव पेपर आते हैं और 50 मार्क्स का क्या आता है? जीके का पेपर आता है और 24 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। तो टोटल 224 नंबर, कितने? 224 नंबर में से आपकी फाइनल कट ऑफ निकलती है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और उसके बाद आप जैसे ही एग्ज़ाम आपका हो जाता है, एग्ज़ाम हो गया, इंटरव्यू हो गया, और उसके जस्ट बाद फिर होती है काउंसलिंग। पहले आएगा रिजल्ट, फिर होगी काउंसलिंग, ठीक है। तो जितनी सीट होती है उतनी सीट के लिए आप मतलब उनको क्वालिफाई किया जाता है इंटरव्यू के बाद, और उतने ही कैंडिडेट को वेटिंग के लिए रखा जाता है। जैसे 50 सीट है, इंटरव्यू के लिए बुलाए सपोज दैट 200 कैंडिडेट, तो जो टॉप 50 होंगे उनको तो जॉब मिल जाएगी सीधे, लेकिन जो 51 से लेकर 100 तक के होंगे उनको रखा जाता है वेटिंग लिस्ट में, ठीक है। इस तरीके से ये होता है, ये एग्जाम पैटर्न है। कौन कौन से एग्जाम होते हैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात, अब है फॉर्म कब निकलते हैं। ये जो फॉर्म्स होते हैं, देखो ये डिपेंड करता है अलग अलग पीएससी पर, अलग अलग स्टेट पर, ठीक है। जैसे मैं राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पहले ये वैकेंसी निकली थी 2014 में, उसके बाद ये वैकेंसी आई 2020 में। हालांकि 1-2 साल तो लॉकडाउन वगैरह की वजह से भी लग गए थे, ठीक है। वैकेंसी आ तो 18 में गई थी, 18 की वैकेंसी थी, 2020 में इसका नोटिफिकेशन निकला था, और अब ये वैकेंसी आ गई है कब? 2023 में। ये लो भैया, तो ऐसे कोई एग्जैक्टली नहीं पता, कई बार तो 5-5 साल भी लग जाते हैं। अब देखो यहाँ से 2020 से लेकर 2023 है, तो यहाँ पर 3 ईयर में आ गई वैकेंसी। कितने साल में आ गई है? 3 साल में आ गई वैकेंसी। बहुत बार 2 साल में भी आ जाती है वैकेंसी ये वाली, ठीक है। तो इसका कोई एग्जैक्टली नहीं है, इसके लिए बस आपके पास यूजी पीजी नेट हो, अब जब भी वैकेंसी आए उस टाइम आप अप्लाई कर दो, लेकिन अपनी प्रिपरेशन जो है उसको एकदम सही रखो, कंटिन्यू रखना उसको, बिल्कुल भी आप ढिलाई मत बरतना उसमें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, तो अपन सोचते हैं कि ठीक है यार अपन अभी एग्जाम काफ़ी लेट है तो कर लेंगे, लेकिन ये बड़े एग्जाम्स होते हैं, इसमें सिलेबस बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ब्रॉड एरिया होता है, तो इसकी प्रिपरेशन आप ऐसे नहीं कि मैं लास्ट के 1-2 महीने में कर लूँगा या 3-4 महीने में कर लूँगा। आपको इसमें रेगुलरिटी चाहिए, बहुत गजब की रेगुलरिटी चाहिए। बात करें सिलेबस की, अब देखो सिलेबस जो होता है इसका असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो सिलेबस ध्यान रखना ये भी चेंज होता रहता है। जैसे 2014 वाली वैकेंसी थी, इसमें सिलेबस क्या हो गया था? चेंज हो गया था, लेकिन ठीक है, हाँ 2014 में चेंज हो गया था। जब मैंने ये एग्जाम दिया था 2020 वाला, इसमें भी चेंज हो गया था ये सिलेबस। और इसमें जैसे हमारे सिलेबस में बहुत सारी यूनिट एक्स्ट्रा आई थी, इसमें ग्रीन केमिस्ट्री आ गई थी, नैनो केमिस्ट्री आ गई थी, ऐसे कई सारे जो यूनिट थी वो चेंज कर दी थी, बदल दी थी उन्होंने, ठीक है। और कुछ चीज़ तो पीएचडी की भी डाल दी थी। 2023 वाला जो है इसमें अभी तक सिलेबस में कोई चेंज नहीं आया, यहाँ पर सिलेबस अभी तक चेंज नहीं हुआ है। जो पैटर्न 2020 का था वही पैटर्न यहाँ पर 2023 में है। तो ये सिलेबस का पता कैसे चलता है? सिलेबस का पता जब वैकेंसी आती है तभी पता चलता है ये कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा, उससे बहुत पहले पता चल जाता है, मतलब ये ठीक है 6 महीने 1 साल पहले बता देते हैं कि सिलेबस चेंज होगा नहीं होगा। क्लियर है? तो ध्यान रखना सिलेबस जो है, सिलेबस आप तो केवल जो पहले वाला सिलेबस है, जैसे आप 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो 2020 वाला जो होगा सिलेबस, आप तो उस जो 2020 वाली वैकेंसी का सिलेबस था आप तो उसको ही प्रिपेयर करो, ठीक है। अगर चेंज भी होगा तो 2-3 यूनिट चेंज होती है, ऐसा नहीं कि पूरा पूरा सिलेबस हटा दिया, कुछ यूनिट ऐड होती हैं, कुछ रिमूव होती हैं, बस इतना सा होता है इसमें। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्म कब निकलते हैं, मैंने आपको बता दिया 2 से 5 साल के बीच में कभी भी निकल जाते हैं ये, ठीक है। ये अंतराल रहता है, किसी कभी तो 2 साल में निकल जाते हैं, कई बार 5 साल का भी गैप आ जाता है। सिलेबस एग्जाम के टाइम पता चल जाएगा आपको। अब बात करें अपन सैलरी की। देखो ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है ये इंडिया की हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब है। कितनी? 6000। कितनी ग्रेड पे होती है इसकी? 6000। ये एक हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जॉब है ये, हाईएस्ट। मतलब आईएएस वगैरह होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आईएन वगैरह होते हैं, उनकी भी जो ग्रेड पे होती है कितनी होती है? 5400। लेकिन इसकी कितनी होती है? इसकी होती है 6000 भैया, ध्यान रखना। दूसरी बात, इसका जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है? 57,700। एग्जैक्ट जो सैलरी निकल के आती है, जो नेट सैलरी निकल के आती है, वो नेट सैलरी ध्यान रखना वो अलग अलग स्टेट वाइज वेरी करती है, और साथ ही साथ वो इस पर भी डिपेंड करती है कि आप किस जगह रह रहे हो, ठीक है। उस पर भी डिपेंड करती है। अगर आप बहुत मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपको एचआरए ज़्यादा मिलता है। अगर आप किसी गांव वगैरह में है कोई कॉलेज, तो वहाँ रह रहे हो तो आपको एचआरए कम मिलेगा। तो उस बेस पे सैलरी थोड़ी बढ़ती घटती रहती है। लेकिन अगर मैं एक बात करूँ, हाँ, तो ये मान के चलो आप 80 से 90 के बीच में आपके पास इन एंड सैलरी आ जाती है। आफ्टर प्रोबेशन की बात कर रहा हूँ मैं, आफ्टर प्रोबेशन, ठीक है। 80 to 90 की सैलरी आपके हाथ में आ जाएगी इजीली। क्लियर है? आफ्टर प्रोबेशन। और जो प्रोबेशन होता है ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। जैसे अपने राजस्थान की बात करें, राजस्थान का कितना है? 2 साल का प्रोबेशन होता है। ये 2 साल तक आपको किस में रहना पड़ता है? परिवीक्षा काल में रहना पड़ता है, प्रोबेशन पीरियड में रहना पड़ता है। और इस ड्यूरेशन में आपकी सैलरी होती है 40,000। इसमें आपको फिक्सेशन होता है, कोई आपको भत्ते वगैरह नहीं मिलते, कोई अलाउंसेस नहीं मिलते आपको, ना एचआरए मिलता, ना डीए मिलता, कुछ नहीं मिलेगा, केवल आपको ये फिक्स अमाउंट मिलेगा 40,000। लेकिन बात करें अपन इसकी आफ्टर प्रोबेशन, तो यहाँ पर आपको बेसिक पे होता है 57,700, ठीक है।
HRA आपको मिलेगा, अब वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ रह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग 9, 18, 27% मिलता है। DA की बात करें तो DA जो होता है वो हर 6 महीने में बढ़ता रहता है। नेट पे जो निकल के आती है वो 80 to 90 आएगी, स्टार्टिंग सैलरी बताई मैंने आपको ये, और धीरे धीरे इंक्रीज होती रहती है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी जॉब है, ये एक टीचिंग जॉब है, इससे अच्छी शायद कोई जॉब आपको मिलेगी नहीं अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो। और ये लेवल 15 की जॉब है, L15 से सबसे पहली स्टार्ट होने वाली ये फर्स्ट जॉब है, ध्यान रखना। ठीक है, ओके। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में अगर आपको कोई डाउट है अभी भी, तो आप इसमें इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप कमेंट कर देना, कमेंट में बता देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर मुझे नीड रही तो मैं एक वीडियो और बना दूंगा इसके ऊपर। ठीक है, तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसकी आप मतलब इसकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, एग्ज़ाम इसमें कितने एग्ज़ाम देने होते हैं, इसके अलावा एग्ज़ाम फॉर्म जो आते हैं वो कब कब आते हैं, क्लियर, और सिलेबस क्या होता है इसका, सैलरी वगैरह कितनी होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस करी। और मैंने आपको बताया भी था अभी कि रिसेंटली मैंने ये आपको स्कोप्स के बारे में बताया। अगर आप इनमें से किसी भी एग्ज़ाम के बारे में कंप्लीट डिटेल जानना चाहते हो तो मुझे इस वीडियो में कमेंट कर दें, या ये जो मैंने वीडियो बनाई थी ये वाली, इसमें आप कमेंट कर देना, मैं उस पर एक फुल डिटेल वीडियो लाकर आपको दे दूंगा, जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए कि आपको कैसे तैयारी करनी है, उसका ये पता रहेगा आपको उसकी सिलेबस क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए। ठीक है, ताकि आपको उस टाइम पे हेडक ना हो। क्लियर, ओके। तो ये सारा हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। अगर आपको कुछ भी चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना, कोई डाउट वगैरह हो तो। ठीक है, थैंक यू सो मच।